चलिए हम सॉल्व करें कार्डियोलॉजी, मॉसबी की कार्डियोलॉजी हम सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ये क्या पूछ रहा है बच्चे? ये हमसे पूछ रहा है, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू द नर्स डिस्कवर दैट द स्पाउस ऑफ अ डेलिबरेटली क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड। यहाँ पे देखिए पेशेंट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को है, उसका जो स्पाउस है वह डिजिटली रिमूव कर रहा है स्टूल फ्रॉम द क्लाइंट रेक्टम। यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है और उनके स्पाउस डिजिटली फिंगर की मदद से रिमूव कर रहे हैं स्टूल को क्लाइंट के रेक्टम से। वट रिस्पॉन्स टू डिसइम्पैक्शन इज द नर्स अटेम्प्टिंग टू प्रिवेंट बाय प्रिवेंटिंग अदर स्ट्रेटजीज टू रेगुलेट द क्लाइंट बाउल मूवमेंट। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स नर्स देगी टू प्रिवेंट अदर स्ट्रेटजी टू रेगुलेट क्लाइंट मूवमेंट। नर्स उन्हें क्यों बताएगी कि आप कोई दूसरा मेथड अपनाइए क्लाइंट के बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए, डिजिटली रिमूव ना करें। मेरी बात सुनिए, जब भी आप रेक्टम में या तो कॉन्स्टिपेशन हो या फिर आप किसी भी तरीके से आप डिजिटली रिमूव करें स्टूल को, तो होगा क्या बच्चे, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। होगा ये कि यहाँ पर रेक्टम से, अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पर रेक्टम से निकलने वाला जो ये नर्व है, ये कौन सी नर्व है? क्रेनियल नर्व 10th, क्रेन नर्व 10th, यानी कि वेगस नर्व। रेक्टम से निकलने वाली वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी क्योंकि आप डिजिटली रिमूव कर रहे थे। तो कौन सी नर्व को आप स्टिमुलेट कर सकते हो? वेगस नर्व को। और जब भी वेगल नर्व स्टिमुलेट होती है, इन ऑर्गन्स में फ़र्क पड़ेगा, हार्ट में, लंग्स में, लीवर में, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, सब में फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा हार्ट में। हार्ट में क्या होगा? हार्ट रेट जो होगा वो कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, क्योंकि बच्चे वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक बॉडी की सारी चीज़ों को बढ़ा देता है, सिर्फ हार्ट को क्या करता है? HEART, सिर्फ हार्ट के चीज़ों को कम कर देता है। बाकी सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, हर चीज़, प्यूपिल को क्या कर देगा? कॉन्स्ट्रिक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाता है, कंस्ट्रिक्शन वगैरह सब कुछ बढ़ाता है। सिर्फ हार्ट एक ऐसी जगह है जिसमें वो कम करता है, इसीलिए हार्ट रेट को क्या कर देगा? वो कम कर देगा। तो यानी अगर आप स्टिमुलेट करोगे रेक्टम को तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, और अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो आपका हार्ट रेट कम हो सकता है। और अब देखिए आंसर में यही लिखा होगा, तो आप पढ़िए। वो कह रहा है कि डिजिटली रिमूव करोगे रेक्टम से तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है, और वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट होगी तो सिंपल सी बात है आपकी हार्ट रेट स्लो हो सकती है, स्लो हो सकती है हार्ट रेट, क्योंकि वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। सिंपल सा है। इंक्रीज पल्स रेट, अब मैं बताता हूँ दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। पल्स रेट इंक्रीज नहीं होगी, पल्स रेट सिंपैथेटिक सिस्टम में इंक्रीज होती है। यहाँ पर वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स गलत है बच्चे। पैरासिम्पैथेटिक में ब्रोंक्यूल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सिंपैथेटिक वाले में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब जाके ब्रोंक्यूल्स का डायलेशन होता है। तो ये आंसर भी नहीं होगा। कोरोनरी आर्टरी वैसो डायलेशन, कोरोनरी आर्टरी में पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, तो वैसो डायलेशन का तो कोई मतलब नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, कई बार ये आता है कॉन्स्टिपेशन है, डिजिटल रिमूव करी थी, क्या करेंगे? हार्ट रेट को स्लो कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है, नर्स इज असेसिंग द लेग ऑफ अ क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी। पेशेंट को हिस्ट्री है क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी की। व्हाट फिजियोलॉजिक चेंजेस शुड द नर्स कंक्लूड एज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। क्रॉनिक वीनस सफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम बेसिकली आपसे पूछ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ होता क्या है क्रॉनिक वीनस सफिशिएंसी, फिर आप अपने आप ही साइन एंड सिम्टम बता देंगे। तो बच्चे क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी में क्या होता है, इसमें आपका जो वीनस ब्लड है वो पूल करता है पाँव में, यानी जो आपका वीनस ब्लड है वो वापस वीनस हार्ट में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो स्टेसिस, उसका ठहराव हो जाता है लोअर एक्सट्रीमिटी में। यहाँ पर पूरा ब्लड, क्योंकि वीनस है तो हम ब्लू से डिनोट कर देते हैं, पूरा ब्लड स्टेसिस करेगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट जो साइन एंड सिम्टम है जो पूछा जाता है वो एक तो ये है,
ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन हो जाएगा, ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन हो जाएगा। याद रखना वीनस इनसफिशिएंसी में पाँव ब्राउन कलर के ऐसे डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा। लेग में स्वेलिंग दिखेगी, वेरिकोज वेन दिखेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो किस तरीके से स्वेलिंग हो रखी है वेन में, ये देख पा रहे होंगे आप। वेरिकोज वेन दिखेंगी। वीनस अल्सर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना। आपको अल्सर्स दिखेंगे, आपको ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन दिखेगा, आपको इस तरीके से वेरिकोज वेन दिखेंगी, आपको स्किन में चेंजेस, डिस्कलरेशन ब्राउन कलर की जो मैंने बताई, ठीक है। ईचिंग, आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी। तो ये साइन एंड सिम्टम कभी भी आपसे पूछे कि ब्राउन कलर का हो रहा है लेग, वहाँ पर अल्सर फॉर्म हो रहे हैं, वीनस अल्सर आपको देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर वेरिकोज वेन देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ईचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है पाँव में, तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है। वो बात कर रहा है क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी की, यानी वेन का ब्लड वापस से ऊपर हार्ट में नहीं जा पा रहा है, ठीक है, नहीं जा पा रहा है। यह है क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी। अब बच्चे इसके लक्षण आप याद रखें, क्योंकि कई बार वो आपको कंफ्यूज करेगा आर्टीरियल, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज से। ये देखो, ये है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, ये उससे अलग है। पेरिफेरल आर्टरी में क्या होता है, आपकी आर्टरीज के द्वारा डिस्टल पार्ट में ब्लड किसी भी रीजन की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर प्लैग वगैरह का फॉर्मेशन हो गया, तो आपका ब्लड एडिक्वेट नहीं पहुंच पा रहा है डिस्टल पार्ट में। मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर अगर प्लैग वगैरह का फॉर्मेशन हो जाए तो आपका ब्लड डिस्टल पार्ट में बहुत कम पहुँच पा रहा है। जब यहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा है तो यहाँ पर क्या डिस्टल पल्स आपको फील होगी, तो आंसर जाएगा कि पल्स जो आपको फील होगी वो डिमिनिश्ड होगी। यहाँ पर बहुत कम पल्स आपको फील होगी, पहला बहुत बड़ा इसका साइन एंड सिम्टम होता है। दूसरा, आपको यहाँ पर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, नेक्रोसिस, क्योंकि यहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। तो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में क्या होगा, सुनिए, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, क्योंकि आर्टरी की डिजीज है, ब्लड नहीं कैरी कर पा रहा है, तो दो मेन सिम्टम आएंगे। पल्स गायब हो जाएगी डिस्टल पार्ट की, क्योंकि ब्लड तो आ नहीं रहा है। दूसरा, डिस्टल पार्ट में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो वहाँ पर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। लेकिन इसी का उल्टा वीनस इंसफिशिएंसी में वेन का ब्लड ऊपर वापस हार्ट में नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन, ईचिंग होना, वेरिकोज वेन होना, यहाँ पर अल्सर्स का फॉर्म होना, लेग में स्वेलिंग होना, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब बता दीजिए मुझे यहाँ पर, अगर वीनस इंसफिशिएंसी हो रही है तो क्या स्टेसिस अल्सर यानी ब्लड रुकने की वजह से अल्सर होगा? जी हाँ। ब्राउन डिस्कलरेशन होगा क्या? जी हाँ। उसके बाद क्या नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा? नहीं बच्चे, नेक्रोसिस किस में देखने को मिलता है? पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में देखने को मिलता है। एकाइमोसिस तो ब्लीडिंग में देखने को मिलता है, ये नहीं होगा। डिमिनिश्ड पल्स देखने को मिलेगी क्या बच्चे? नहीं, क्योंकि डिमिनिश्ड पल्स भी किस में देखने को मिलता है? पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। तो आज के बाद कभी वो आपसे घुमा के पूछे कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में क्या मिलता है, तो नेक्रोटिक टिश्यू एंड डिमिनिश्ड पल्स। और अगर वो आपसे पूछे कि क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी में, तो स्टैटिक अल्सर और ब्राउन कलर डिस्कलरेशन। होपफुली आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ क्रॉनिक ऑकल्सिव आर्टीरियल डिजीज। बच्चे, क्रॉनिक ऑकल्सिव आर्टीरियल डिजीज को ही पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज कहते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा अभी इमेज। वट प्रिसिपिटेटिंग कॉज इज द मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अल्सरेशन एंड गैंग्रीनस लीजन्स। वो पूछ रहा है अल्सरेशन और गैंग्रीनस लीजन्स क्यों उसके पाँव में बन सकते हैं, डेवलपमेंट का कारण सबसे बड़ा क्या है। तो पहले मैं आपको क्रॉनिक ऑकल्सिव आर्टीरियल डिजीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे जो पेरिफेरी की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर प्लैग का फॉर्मेशन हो गया है। देखिए, बुल्डअप ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, यहाँ पर प्लैग का फॉर्मेशन हो चुका है पेरिफेरल आर्टरीज में। तो जो डिस्टल पार्ट है उसको ब्लड यहाँ पर नहीं मिलेगा, डिस्टल पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा। और जब डिस्टल पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, उसकी वजह से सेल का जो डिस्टल पार्ट है वो पार्ट नेक्रोसिस होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे अल्सरेशन का। तो ये जो आंसर जाएगा, इसका जो आंसर जाएगा क्रॉनिक ऑकल्सिव आर्टीरियल डिजीज़ है, उसमें अल्सरेशन और गैंग्रीनस लीजन्स का कारण क्या है। पहला चीज़ जाता है बच्चे इमोशनल स्ट्रेस। तो ये इसका आंसर इमोशनल स्ट्रेस नहीं जाता है, क्योंकि इमोशनल जो स्ट्रेस होता है वो टिश्यू इंजरी नहीं करता है बच्चे, टिश्यू को इंजर्ड नहीं करेगा। ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर सकता है लेकिन टिश्यू को अल्सरेशन और गैंग्रीनस
नहीं कर सकता, ठीक है, इंजरी नहीं कर सकता। पुअर हाइजीन एंड लिमिटेड, देखिए बच्चे, प्रोटीन इनटेक आपकी वुंड हीलिंग को डिले कर सकता है, लेकिन अल्सर और गैंग्रीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, उसकी वजह से नहीं होता है। स्टिमुलेंट सच एज कॉफ़ी, टी एंड कोला, सेम बात है, कॉफ़ी टी वगैरह आप पियोगे तो वैसो कंस्ट्रिक्शन जरूर होगा, लेकिन ये अल्सर्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो आंसर जाएगा आंसर नंबर 4, ट्रॉमा फ्रॉम मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल सोर्स। ट्रॉमा फ्रॉम मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल फोर्स। आप जानते हो ऑकल्सिव आर्टीरियल डिजीज़ है, तो पेरिफ्री ऑफ जो पार्ट है उसको वैसे ही सेंसेशंस फील नहीं हो रहे, सेंसेशन फील नहीं हो रहे पेरिफ्री ऑफ पार्ट में। जैसे पाँव के पेरिफ्री में देख लीजिए आप, वहाँ पर कोई मैकेनिकल इंजरी होती है या थर्मल इंजरी होती है या बर्न वगैरह कुछ भी होता है या मैकेनिकल कोई इंजरी हो जाती है, तो वो लीड कर सकता है अल्सरेशन और गैंग्रीन फॉर्मेशन को। तो याद रखना, क्रॉनिक ऑकल्सिव डिजीज़ में अल्सर्स और गैंग्रीनस बनने का मेन कारण होता है ट्रॉमा फ्रॉम मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल सोर्सेज, ठीक है, क्योंकि जो आपके पेरिफेरी के पार्ट हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर अमाउंट में पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से गैंग्रीनस और अल्सरेशन फॉर्म हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद क्लाइंट को बेड रेस्ट के लिए कहा है। विच कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू प्रिवेंट बाई टीचिंग द क्लाइंट अवॉइड प्रेशर। नर्स पेशेंट को बताएगी कि आपको प्रेशर अवॉइड करना है, पॉप्लिटियल यानी घुटने के पीछे बच्चे जो स्पेस होता है उस स्पेस में आपको प्रेशर नहीं लगने देना है। नर्स ऐसा क्यों बोलेगी क्लाइंट को? सेरिब्रल इम्बोलिज्म के लिए, पल्मोनरी इम्बोलिज्म के लिए, ड्राई गैंग्रीन ऑफ लीफ के लिए, कोरोनरी वेसल एक्सक्लूजन के लिए। पहले देखते हैं क्या होता है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। इस इमेज में देखिए बच्चों, ब्लड क्लॉट बन रहा है यहाँ पर। हमने यहीं पर पेशेंट को मना किया था, घुटने के पीछे पॉप्लिटियल स्पेस में कोई भी तकिया वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं लगाना है जिससे यहाँ पर प्रेशर बने, वरना यहाँ पर फॉर्म हो सकता है ये क्लॉट। और ये क्लॉट अगर पॉप्लिटियल स्पेस में प्रेशर की वजह से या ओकल्जन की वजह से कोई क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, और वो क्लॉट, मूविंग क्लॉट को हम क्या बोलते हैं? इम्बोलाई। मूविंग क्लॉट को क्या बोला जाता है? इम्बोलाई। और अगर वो इम्बोलाई यहाँ से ट्रैवल करके आ गया हमारे पल्मोनरी सिस्टम में, और पल्मोनरी सिस्टम में जहाँ पर बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज हैं, उन कैपिलरीज में अगर वो लॉज हो गया, उन कैपिलरीज में अगर वो अटक गया, तो बच्चे इसी कंडीशन को कहते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म, यानी मूविंग इम्बोलाई। मूविंग क्लॉट का पल्मोनरी जो ब्रांच है वहाँ पर क्या हो जाना? लॉज हो जाना, वहाँ पर अटक जाना, क्योंकि पल्मोनरी वेसल्स बहुत फाइन होती हैं, वहाँ पर ये क्लॉट अटक जाएगा। और फिर पेशेंट को साइनम सिम्टम देखने आएंगे, जैसे कि पेशेंट को फीलिंग ऑफ डूम, अचानक से घबराहट जैसी फीलिंग होगी, पेशेंट को टैकी होगा, टैकीकार्डिया, पेशेंट की आप देखेंगे पल्स बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पेशेंट को सडन चेस्ट पेन होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चे, सडन चेस्ट पेन काफ़ी बार पूछा जाता है। पेशेंट को अचानक से चेस्ट पेन हुआ, फीलिंग ऑफ डूम हुआ, टैकीकार्डिया हुआ, काफ़ी ज़्यादा डायफोरेसिस, काफ़ी ज़्यादा उसको पसीने आने लग गए हैं, पेशेंट को क्या हो सकता है? आंसर जाता है, उसको हो सकता है कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ हो। तो ध्यान रखें, नी के नीचे वाले एरिया पे पॉप्लिटियल स्पेस में कभी भी प्रेशर ना लगाएं, कभी भी उसको ऑक्लूड ना करें। रेस्ट कर रहे हो तो पॉप्लिटियल स्पेस पे कभी भी तकिया या कोई भी चीज़ ना लगाएं। यहाँ पर एक और इमेज से आप देखिए, यहाँ पर पॉप्लिटियल स्पेस में क्या बना? ये क्लॉट बना। इस क्लॉट ने ट्रैवल किया कहाँ पर? ट्रैवल करके ये सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रोम्बस का फॉर्मेशन और उसके बाद इम्बोलाई का फॉर्मेशन। थ्रोम्बस से जब वो अलग हो जाता है, मूवेबल क्लॉट को हम क्या कहते हैं? इम्बोलाई। तो जैसे इम्बोलाई गया, वो जो आपके लंग्स की बहुत ही फाइन वेसल्स हैं उनमें ऑक्लूड कर दिया, उनमें लॉज हो गया, और उसके बाद आपको पल्मोनरी इम्बोलिज्म के सिम्टम आने लगे। बहुत ही फेटल कंडीशन होती है बच्चे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पॉप्लिटियल स्पेस पे कभी ना लगाएं, वरना आपको पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो सकता है, आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो लॉज हो सकता है। तो देख लेते हैं, अब यहाँ पर आंसर बता दीजिए। क्यों नर्स ने बोला होगा कि अवॉइड करें प्रेशर पॉप्लिटियल स्पेस में? क्योंकि क्या हो सकता है? पल्मोनरी इम्बोलिज्म। क्या हो सकता है? पल्मोनरी इम्बोलिज्म। सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है। और सडन चेस्ट पेन इसमें लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि सडन चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, टैकी होगा पेशेंट को,
डायफोरेसिस, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी पेशेंट को, और फीलिंग ऑफ डूम, मैंने पीछे लिखा है कि घबराहट की फीलिंग कि कुछ गलत होने वाला है, ऐसे लक्षण पेशेंट में देखने को मिलेंगे। और कई बार पूछा जाता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो कौन सी पोजीशन उसको दे दोगे। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम पेशेंट को लिटा देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम पेशेंट को लिटा देते हैं ताकि उस क्लॉट को ट्रैप किया जाए आपके राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड ऑफ हार्ट में उसको ट्रैप किया जाए क्लॉट को। इसीलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है नर्स इन पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में है, यानी सर्जरी के बाद, इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु रिसीव्ड जनरल एनेस्थीसिया, मरीज की सर्जरी हुई है, उसे जनरल एनेस्थीसिया मिला हुआ है। विच फाइंडिंग शुड द नर्स रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इनमें से कौन सी चीज़ नर्स डॉक्टर को बताएगी। क्लाइंट पुशेज द एयरवे आउट, क्लाइंट को जो एयरवे लगा हुआ है क्लाइंट उसको बाहर निकाल रहा है। मेरी बात सुनिए बच्चे, जब तक एनेस्थीसिया का असर रहेगा क्लाइंट उसको बाहर नहीं निकालेगा। जैसे ही एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा क्लाइंट कोशिश करेगा कि वो उसको बाहर निकाले। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट हैज़ स्नोरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज 16 ब्रेथ पर मिनट, दोनों ही चीज़ नॉर्मल है। जिस भी क्लाइंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें स्नोरिंग रेस्पिरेशन होना और 16 ब्रीथ पर मिनट यानी सेलो रेस्पिरेशन होना एक नॉर्मल फाइंडिंग होती है, नॉर्मल फाइंडिंग होती है। तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा कि सिस्टोलिक बीपी उस मरीज का कम हो रहा है, पहले 130 था अब 90 हो चुका है। तो बच्चे ये खतरे की बात है, ये आपको डॉक्टर को बताना है। तो आंसर जाएगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टोलिक बीपी 130 से कम होके 90 हो रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी में वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चे, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है। और ब्लड वॉल्यूम कम होने से हो सकता है मरीज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चले जाए, और शॉक की कंडीशन बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसीलिए पेशेंट शॉक में ना जाए, इसीलिए हमें क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है अगर उसका सिस्टोलिक बीपी इतना एकदम से कम होगा तो। दूसरी चीज़ आपको दूसरे और लक्षणों के लिए भी देखना है, जैसे कि शॉक में एक तो बीपी कम होगा, दूसरा आप देखोगे कि मरीज की जो पल्स होगी वो रैपिड पल्स हो चुकी होगी, पल्स काफ़ी रैपिड हो चुकी होगी। कोल्ड कामी स्किन आपको देखने को मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, इन्हें नोट कर लीजिएगा कॉपी में। रैपिड पल्स, कोल्ड कामी स्किन, आप देखेंगे पेशाब बिल्कुल ही नहीं बन रहा होगा क्योंकि वॉल्यूम है ही नहीं, ओलिग्यूरिया। तो ये सारे याद रखना, ओलिग्यूरिया होना यानी पेशाब का ना बनना, उसके हाथ पाँव का ठंडा पड़ जाना, बहुत तेज़ गति की पल्स हो जाना, सिस्टोलिक बीपी का एकदम से कम हो जाना, ये सब लक्षण होते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कौन सी पोजीशन आप देंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो ये देखिए, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में बच्चे ये वाली पोजीशन दी जाती है जिसमें कि आपके जो लेग वाला पार्ट है उसको एलिवेट कराया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीनस रिटर्न हो, ठीक है, हार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए वीनस रिटर्न के थ्रू। इसलिए याद रखना हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हमेशा लेग को एलिवेट किया जाता है, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लेता है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी अ क्लाइंट रिपोर्ट नमनेस, उसके पाँव में नमनेस होने लगी राइट लेग में, और फनी फीलिंग होने लगी टोज़ में। अब देखिए बच्चों, नमनेस होना एक बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर नम्ब फील हो रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पर सर्कुलेशन की कोई गड़बड़ी हुई हो, सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर नर्व डैमेज हो चुकी हो। तो ये दोनों बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए नमनेस पढ़ते ही। फनी फीलिंग इन द टोज, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, सबसे पहले नर्स क्या करे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर नमनेस उसको फील हो रही है तो हो सकता है क्या पता सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो गया हो, पाँव में अच्छे से सर्कुलेशन ना हो रहा हो, क्या पता नर्व डैमेज हो चुका हो वहाँ पर। इसीलिए अब नर्स क्या करेगी, या फिर आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर थ्रोम्बोफेलेबाइटिस हो चुका हो, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस में भी ऐसे लक्षण आपको देखे जा सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर अगर उसको नम्बनेस हो रहा है। तो बताइए, अब एलिमिनेट करने की अगर बारी आई तो क्या कभी अगर थ्रोम्बोफेलेबाइटिस का रिस्क है, आपको लग रहा है कि मरीज को थ्रोम्बोफेलेबाइटिस हो सकता है, तो क्या आप उसके पाँव को रब करोगे? नहीं।
कभी भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में याद रखना, रब नहीं करते हैं पाँव को, वरना जो क्लॉट है वो डिसलॉज हो सकता है, वहाँ से डिसलॉज होके पल्मोनरी में जा सकता है, जिसे हम पल्मोनरी इम्बोलिज्म कहते हैं। तो कभी भी रब तो ना करें, ये वाला तो नहीं होगा। टेल द क्लाइंट अबाउट द डेंजर ऑफ प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट एंड एनकरेज एम्बुलेशन। ये बच्चे ये ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट पूछ रहा है कि नर्स सबसे फर्स्ट क्या करेगी, तो फर्स्ट तो उसको ज्ञान नहीं देगी नर्स कि आपको एनकरेज करना चाहिए एम्बुलेशन। ये ऑप्शन सही है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है एलिवेट द लेग एंड टेल। एलिवेट क्यों करेंगे लेग को? लेग को एलिवेट ना करें, पहले से ही हमें सस्पेक्ट है कि सर्कुलेशन वहाँ तक प्रॉपर नहीं पहुँच रही है, नर्व का डैमेज है, तो फिर अब लेग को और ज़्यादा एलिवेट ना करें। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा कि जैसे ही नर्स देखेगी कि उसे नमनेस हो रहा है, नर्स सोचेगी सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, एकदम से वो क्या करेगी, क्लाइंट को बोलेगी बेड में वैसे के वैसे आप रहिए और एकदम से HCP यानी डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। यही सही ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमेन इन बेड एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम में देखिए थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस किस तरीके से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है डिस्टल वेन्स में, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आप देखेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है आफ्टर बाइलेटरल लंबार सिंपैथेक्टमी अ क्लाइंट हैड सडन ड्रॉप इन बीपी। उसका बीपी ड्रॉप हो गया एकदम से। बाइलेटरल लंबार सिंपैथेक्टमी किया गया है, उसके बाद क्लाइंट का बीपी एकदम से कम हो गया है, पर वहाँ पर कोई भी एविडेंस, ऐसा कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिल रहा है कि ब्लीडिंग हुई हो। तो किस वजह से क्लाइंट का बीपी कम हुआ, ये पूछना चाह रहा है कि एक पेशेंट है उसका बीपी क्यों कम हुआ बाइलेटरल लंबार सिंपैथेक्टमी के बाद, जबकि कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। तो ये एक क्वेश्चन है, जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप ध्यान रखिए कि बाइलेटरल लंबार सिंपैथेक्टमी क्या होती है, पहले मैं वो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अ लंबार सिंपैथेक्टमी इज एन इंजेक्शन प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू ब्लॉक द सिंपैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स को ब्लॉक करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जो इंक्रीज करता है ब्लड सप्लाई टू द स्किन इन लेग। जो लेग में ब्लड सप्लाई है उसको इंक्रीज करेगा। यानी कि बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड इफेक्ट में भी लिखा हुआ है, साइड इफेक्ट में भी लिखा हुआ है बीपी का ड्रॉप होना। यहाँ पर आप देखिए ड्रॉप इन बीपी, ड्रॉप होना ब्लड प्रेशर का, ये एक साइड इफेक्ट होता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, बाइलेटरल लंबार सिंपैथेक्टमी में सिंपैथेटिक नर्व्स को क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से लेग वगैरह में वैसोडाइलेशन होता है, लेग में वैसोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से बीपी क्या करता है, कम करता है। तो याद रखना सिंपैथेक्टमी के बाद क्या होगा, डायलेशन ऑफ ब्लड, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का डायलेशन होगा, जिसकी वजह से लोअर एक्सट्रीमिटी में लेग वगैरह में डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बीपी कम हो सकता है। तो आंसर इसका जाएगा रीलोकेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के रीएलोकेशन की वजह से इसका बीपी कम हुआ है। सिंपैथेक्टमी एक ऐसी प्रोसीजर जिसमें सिंपैथेटिक नर्व्स को ब्लॉक किया जा रहा है, जिसकी वजह से डायलेशन हो जा रहा है ब्लड वेसल्स का लेग्स में या पेरिफेरी में, जिसकी वजह से बीपी कम हो रहा है, क्योंकि रीलोकेशन हो रहा है ब्लड सप्लाई का, इस वजह से उस पेशेंट में बीपी कम हो रहा है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, अ नर्स इंस्पेक्ट अ 2 day ओल्ड इंट्राविनस साइट। 2 दिन पुराना इंट्राविनस साइट को देखा तो पाया कि वहाँ पर एरिदीमिया है, वॉर्म हो रखा है और वहाँ पर माइल्ड एडिमा है, सूजन है। द क्लाइंट रिपोर्ट टेंडरनेस, और वहाँ पर टेंडरनेस भी है। क्लाइंट कहता है कि मुझे टेंडरनेस फील होती है। व्हेन एरिया इज पाल्पेटेड व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो आपको लक्षण याद होने चाहिए, एरिदिमा, वॉर्मनेस, एडिमा, टेंडरनेस जब भी पाया जाता है तो हो सकता है कि वहाँ पर क्या हुआ हो बच्चे, फेलेबाइटिस। क्या हुआ हो, फेलेबाइटिस, क्योंकि वॉर्मनेस किस में नज़र आती है, फेलेबाइटिस में। और अगर यहाँ पर कूलनेस लिखा होता तो वो किस में होता, इनफिल्ट्रेशन। कूलनेस किस में होता, इनफिल्ट्रेशन। वार्मनेस नज़र आ रही है तो फेलेबाइटिस। तो इतना तो हम समझ गए कि पेशेंट को फेलेबाइटिस है। तो अब नर्स सबसे पहले क्या करे, क्या वो इरिगेट करेगी ट्यूब को,
आंसर है नहीं, इरिगेट नहीं करें। इरिगेट होने की वजह से हो सकता है जो ब्लड क्लॉट फेलेबाइटिस में बना हो वो लॉज हो जाए, डिसलॉज हो जाए, वहाँ से निकल के किसी दूसरी जगह चले जाए। स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूज़न ये करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। एनाल्जेसिक देने से सही नहीं होगा ये कंडीशन तभी ठीक होगी जब आप उस आईवी इन्फ्यूज़न को डिसकंटिन्यू कर दोगे, आईवी इन्फ्यूज़न को डिसकंटिन्यू कर दोगे। तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सेकंड। तो देखते हैं फेलेबाइटिस का डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए फेलेबाइटिस, जहाँ पर आईवी कैनुला लगा हुआ था वहाँ पर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो वहाँ पर आपको वार्मनेस नज़र आ सकती है, रेडनेस नज़र आ सकती है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं डायग्राम से आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपको यहाँ पर वार्मनेस, रेडनेस फील हो सकती है। तो काफ़ी सारे डायग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सब फेलेबाइटिस के डायग्राम से बच्चे ध्यान रखिएगा। हार्ड टेंडर हो जाना, रेड इन्फ्लामेशन हो जाना, ब्लड क्लॉट का हो जाना, इसलिए इरिगेट ना करें, याद रखें। और दूसरा क्या करें, एकदम से ट्यूबिंग को हटा दें, आईवी कैन्युला को रिमूव कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये कह रहा है कि एक पेशेंट को थ्रोम्बोफेलेबाइटिस हो रखा है, इनमें से कौन कौन से सिम्टम उस मरीज में देखने को मिलेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे थ्रोम्बोफेलेबाइटिस में निम्नलिखित में से इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सबसे पहले कवर करूँगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि थ्रोम्बोफेलेबाइटिस में आपको क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। और प्लीज़ कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ आप बताते रहिए, क्योंकि मैंने 1-2 बच्चों के रिव्यूज़ कई बार पढ़े हैं कि सर प्लीज़ वीडियोस बनाइए, प्लीज़ वीडियोस बनाइए। तो इवन मैं नाइट ड्यूटीज़ के बाद भी वीडियोस बनाता हूँ, जस्ट इसीलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि एटलीस्ट समवन वांट्स टू स्टडी। ओके, तो कुछ 1-2 बच्चे अगर मुझे रिव्यू देते हैं तो भी पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ देते रहिए और कमेंट करके इनका प्लीज़ आप आंसर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।